जय हिंद दोस्तों आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं आपके सारे उन क्वेश्चंस के जवाब जो आपने रेज किए हैं मेरे डिफरेंट वीडियोस के ऊपर जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी क्वेरीज, वो सिलेक्टेड क्वेरीज को इंक्लूड किया है जो कॉमन कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें इनकम का क्राइटेरिया क्या है, इसमें पेंशन का क्राइटेरिया क्या है, इसमें अगर अथॉरिटीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही हैं तो आपको क्या करना होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी क्वेरी भी इस वीडियो में आंसर हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनका सर्टिफिकेट बनाने से मना कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं। उनके फादर ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और उनकी एनुअल सैलरी 8 लाख से ऊपर है। चूंकि उनकी सैलरी 8 लाख से ऊपर है इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनका सर्टिफिकेट बनाने से मना कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका रीज़न है रूल्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन का ना होना। दोस्तों मैंने अपने एक डिटेल वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से जो ओबीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मिनिस्ट्री के और डीओपीटी के लेटर्स पड़े हुए हैं, सर्कुलर्स पड़े हुए हैं, जिनकी बेसिस पे ये बात बहुत क्लियर होती है कि जो इनकम क्राइटेरिया है इसके भी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं। यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हैं, उनकी सैलरी इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है और इसलिए इनकम क्राइटेरिया को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं इस वेबसाइट पे मैंने लॉगिन करके आपको दिखाया है। इसमें सारे सर्कुलर्स और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए और उनके सामने प्रोड्यूस करिए और अगर एक लेवल पे अथॉरिटी आपको हेल्प नहीं कर रही है तो हायर लेवल पे जाइए। अल्टीमेटली आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वो भी ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है। आप उनको जाके रेस कर सकते हैं इस इशू को कि आप एलिजिबल होते हुए भी अथॉरिटीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेरी है जिसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि वो एक एज अ प्राइमरी टीचर जॉब कर रहे हैं और उनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, लेकिन उनके फादर प्राइवेट जॉब में है और उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से कम है। तो क्या वो ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल है या नहीं? आप बिल्कुल एलिजिबल है क्योंकि आपके फादर प्राइवेट जॉब में है और उनकी जो इनकम है, जो उनकी सैलरी है, वो 8 लाख रुपए से कम है। आपका जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके फादर की सैलरी काउंट होती है, आपकी सैलरी काउंट नहीं होती है और आपके फादर प्राइवेट जॉब में है इसलिए उनकी सैलरी काउंट होगी। जबकि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं उनकी सैलरी काउंट नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में सैलरी काउंट होती है। लेकिन आपके फादर की सैलरी 8 लाख रुपए से कम है इसलिए आप इनकम क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल है। हाँ, आपको बाकी सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी कि वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट सैलरी और पेंशन को एडअप कर दें और वो 8 लाख से ज़्यादा होता है तो क्या वो ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल है या नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत गौर से समझिए। इसको समझने के लिए पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो स्टेटस है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका रिटायरमेंट के पहले जो स्टेटस था वो रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू रहता है। क्या मतलब हुआ मेरे कहने का कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग स्टेट में जब वो जॉब कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उस वक्त अगर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद भी एलिजिबल रहेंगे, यानी उनका स्टेटस मेंटेन रहेगा। और इसके विपरीत अगर वो वर्किंग कंडीशन में ओबीसी क्रीमी लेयर में फॉल करते थे तो वो रिटायरमेंट के बाद भी ओबीसी क्रीमी लेयर में ही काउंट होंगे। तो अगर आप इस रूल को समझते हैं तो उसमें पेंशन का जो क्राइटेरिया है वो रूल आउट हो जाता है, क्योंकि अगर आप वर्किंग कंडीशन में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल थे तो रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, भले ही आपकी पेंशन 8 लाख रुपए से ज़्यादा हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि पेंशन का जो अमाउंट है, जो क्वांटम है, वो इममटेरियल है। उसके लिए आपको दूसरे रूल से ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप वर्किंग कंडीशन में एलिजिबल थे ओबीसी एनसीएल के लिए या नहीं थे। और इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कौन कौन से गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल होते हैं और कौन से ओबीसी क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डिटेल में देखिए, क्योंकि उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो क्या मैं ओबीसी क्रीमी लेयर में आता हूँ या नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ? आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको आपके पेरेंट्स की इनकम कोट करनी होती है। तो वो आप बताते हैं कि आपके पेरेंट्स अर्न नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से इनकम क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट में लिखना क्या होगा? उसमें तो कॉलम दिया हुआ है एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी एग्रीकल्चर अदर्स। अगर सैलरी इंक्लूड कर दें तो 8 लाख प्लस हो जाएगा, फिर कैसे बनेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो इनकम क्राइटेरिया है उसमें काउंट नहीं होती है। तो अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये जो कॉलम है इसमें उनकी सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसको आप हटा दीजिए और बाकी सोर्सेज से जो इनकम होती है उसको आपको इसमें कोट करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपके फादर प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो जो उनकी सैलरी है वो आपको इसमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी जो सैलरी है और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है वो इस कॉलम में आप कोट नहीं करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे। उसके अलावा जो अदर सोर्सेज से उनकी इनकम होती है सिर्फ वही कोट करेंगे आप। उसी क्वेश्चन का एक कंटिन्यूएशन है कि सर मींस जब मैं अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाऊं तो एनुअल इनकम में सैलरी एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सोर्सेज का इनकम लिखना होगा। बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी और एग्रीकल्चर से जो आपकी इनकम होती है वो आपके इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। बाकी जो अदर सोर्सेस हैं उससे अगर आपकी कुछ इनकम होती है तो आप उसको काउंट करें। क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे फादर रेलवे में ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं और मेरी मदर टीचर है बिहार गवर्नमेंट में, वो भी ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं। मेरे मदर और फादर यानी पेरेंट्स की सैलरी टोटल 8 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, तो क्या मैं ओबीसी एनसीएल के एलिजिबल हूँ या नहीं? दोस्त, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी सैलरी आपके इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। हाँ, इसमें कुछ लेयर्स हैं, जैसे कि अगर आपके फादर ग्रुप ए एम्प्लॉय हैं तो फिर आप क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर आपके फादर ग्रुप बी एम्प्लॉय है और वो 40 साल के पहले ग्रुप ए में चले जाते हैं तो भी आप क्रीमी लेयर में आएंगे। और अगर आपके मदर फादर दोनों ग्रुप बी में जॉब कर रहे हैं तो भी आप क्रीमी लेयर में आएंगे। और उसके अलावा जो कैटेगरी है आप उसके हिसाब से नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन का जवाब है कि आपके मदर और फादर दोनों ग्रुप सी में है, भले ही उनकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आप बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकम सर्टिफिकेट में लिखना क्या होगा, ये कोई बता नहीं रहा। इफ यू इंक्लूड फादर सैलरी देयर देन योर ओबीसी एनसीएल फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। देखिए, जैसा कि मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है कि जो इनकम का क्राइटेरिया है उसमें आप देखिए कि आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट में है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनकी सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए और उसके बाद जो भी उनका अदर सोर्सेज से इनकम है उसको आपको मेंशन करना होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और अगर आपके फादर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपको उनकी सैलरी मेंशन करनी होगी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आपके जैसा आपने लिखा है कि इफ़ यू इंक्लूड फादर सैलरी देयर देन योर ओबीसी एनसीएल फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। एक्चुअली में आपको आपके फादर की ही सैलरी मेंशन करनी है, जैसा कि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ। आपके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके फादर से जनरेट होते हैं, यानी आपके फादर की इनकम से डिसाइड होता है। तो आप अपने क्वेश्चन को और भी ज़्यादा एलॉबरेट कर सकते हैं। अगर मैंने आपके क्वेश्चन को रिप्लाई किया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एलॉबरेट करके लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे फादर ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं और उनकी इनकम 7 से 8 लाख के बीच में है, उनकी मदर ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं, तो क्या वो ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके फादर ग्रुप डी में है और मदर ग्रुप सी में है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी के एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइडेड यू फुलफिल अदर कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ग्रुप सी पोस्ट पे है, उनका सैलरी 8 लाख के ऊपर है। तो जैसा कि नियम है कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को नहीं जोड़ना है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब हम इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे ओबीसी एनसीएल के लिए तो उसमें इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सर्विस फिल करना जरूरी होगा या फिर बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, और जो उनकी अदर सोर्सेज से इनकम है सिर्फ आप उसी को फिल करिए। दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर वो क्वेश्चन कॉमन होगा और सबके लिए रेलिवेंट होगा तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी आपको बनाऊंगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको अच्छा लगा, आपको यूजफुल लगा तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।